Yes. Yes sir, started. Okay, चलो थोड़ा प्रॉब्लम हो हाँ, रहा था sir. सर। ओके सर, रिकॉर्डिंग मैसेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर बाद में क्या हो जाएगा सर, बाद में ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि सबको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा बैकअप के लिए, तब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, गुड इवनिंग मनोश्री। Sir, good evening. गुड इवनिंग सर। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो दुर्गा पूजा के बाद क्लास कंटिन्यू होगा इकोनॉमिक्स में। ऐसे क्लास तो चालू हो गया है सर, लॉ के क्लास से हम लोग स्टार्ट किए मंडे से, बट सर आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्योंकि बुधवार को हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में रिसेंटली मैंने डिमांड सप्लाई कवर करके प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में डिस्कस करना चालू किया है ना, क्योंकि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट को समझना है। मार्केट माने सर, मार्केट माने इकोनॉमिक्स के अंदर ना, मार्केट का मतलब आप लोग जो समझते हो वही मार्केट है, पर उसका थोड़ा स्पेशल नाम है। डोंट वरी सर, जो लोग पहले कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा, जो पढ़ चुका है उन्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा, कुणाल कुणाल इकोनॉमिक्स ছিল নাকি 11-12 এ? না। ছিল না? আচ্ছা, তাহলে একটু অসুবিধা হবে, তবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ओके, बेसिकली सर इकोनॉमिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिजनेस का सॉल्यूशंस देता है। किसी भी देश में, कंट्री में इकोनॉमी को डेवलप करना है, ठीक है, क्योंकि देखो सर, इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं होगा कंट्री का या स्टेट का, माने हम लोग जिस राज्य में बसवास करते हैं, ठीक है, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं, अगर स्टेट का इकोनॉमी को डेवलप करना है तो एकमात्र उपाय है सर, उस पर्टिकुलर स्टेट में बिजनेस को डेवलप करना। जिस स्टेट में बिजनेस डेवलप नहीं हो पाएगा उस स्टेट का इकोनॉमी डेवलप होना मुश्किल रहेगा। जैसे मैं आपको एक आज का ही एक रिपोर्ट बता सकता हूँ। ऐसे तो मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको बताता हूँ सर, रुक जाओ। अच्छा, मैं स्क्रीन थोड़ा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर है सर सबको? Yes, sir. ओके सर, ओके सर। जैसे देखो ये जो लाइन है, ये ऐसे तो मेरे मेरे नोट्स का, इकोनॉमिक्स के नोट्स में स्टार्टिंग में ये देखने को मिलता है, हाउ एन इकोनॉमी ग्रो एंड व्हाई इट डज नॉट। आई डोंट नो आप लोग कभी इसको पढ़े होगी नहीं, सभी के पास ये नोट है, लेकिन ये लाइन शायद किसी ने कभी ठीक से ढंग से देखा नहीं होगा कि हाउ एन इकोनॉमी ग्रो एंड व्हाई इट डज नॉट। एक इकोनॉमी ग्रो कैसे करता है, ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। एक देश का इकोनॉमी, एक स्टेट का इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, अगर ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सो हाउ एन इकोनॉमी ग्रो, ठीक है, और व्हाई इट डज नॉट। ठीक है, तो इसका जवाब अगर आपको चाहिए ना, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे आप एमबीए फाइनेंस का पढ़ाई कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, जो भी करो, यू मस्ट नो सर। इवन अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स का ही स्टूडेंट ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, अब सबको समझना है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर है, मैं बार बार बोलूंगा सर, ठीक है, मैं रोज बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। इकोनॉमिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सब्जेक्ट है। इसी के लिए एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आप सबको इकोनॉमिक्स जानने के लिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप लोग जानो अच्छे से, फिर देश के इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन दो। तो मैंने ना सिलेबस वाइज बात करते हैं। तो एज पर सिलेबस रिसेंटली मैंने डिमांड सप्लाई और किसी किसी का ऑलरेडी मार्केट चैप्टर मैंने कवर अप कर दिया। जिनका हो चुका है एंजॉय करें, जिनका नहीं हुआ है वेट करें, हो जाएगा। फिलहाल मैं प्रोडक्शन में बात कर रहा हूँ, और जैसे ये प्रोडक्शन कवर करूंगा उसके बाद मैं कॉस्ट में बात करूंगा। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का नॉलेज रहने से मार्केट अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा, डोंट वरी सर। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर मार्केट में ये जो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास में भी पढ़ रहे हैं, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? माइक्रो। एक दूसरा टाइप का इकोनॉमिक्स होते हैं सर, उसको मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमी, या फिर उसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, इस तरह से भी बोलते हैं। तो मैं फिलहाल माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग क्लासेस था रिसेंटली जो मैंने कवर अप किया, उस पे ना मैंने मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस वगैरह में बातचीत किया।
कोई बात नहीं, बैकअप अवेलेबल है, जिनका भी मिस हुआ है उनको मिल जाएगा। नाउ पॉइंट क्या है सर? सर पॉइंट इतना सा है कि अगर कंट्री में, सर ध्यान से सुनना, मैं आपको एक फैक्ट के साथ बात करूंगा, अगर कंट्री में, स्टेट में प्रॉपर डिमांड सप्लाई अवेलेबल है, डिमांड सप्लाई माने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो पब्लिक को जरूरत है, ठीक है, प्रोडक्ट हो या सर्विस जो पब्लिक को जरूरत है, इंसान को जरूरत है, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए, अगर सारे के सारे चीजें इजीली अवेलेबल हो जाता है ना सर स्टेट में, तो फिर आप समझो कि इकोनॉमी बढ़िया चल रहा है। और अगर कोई चीज इजीली नहीं मिलता, इजीली नहीं मिलता है मैंने, इजीली नहीं मिलता है मैंने जिसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आजकल मार्केट में, हाँ सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? यस बोलो सर, কেউ কিছু বলছে? তিশা, তিশা কিছু বলছিস? তিশার মাইক্রোফোন অন আছে। ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আসছিল কি? আচ্ছা ঠিক আছে। তিশা মাইক্রোফোনটা, হ্যালো, হ্যাঁ তিশা বল। আমি আমি বুঝতে পারছি না কিছু, মেসেজ কর, আওয়াজটা ক্ল্যারিটিতে আসছে না। আমি মিউট করলাম, কিছু বললে আমাকে মেসেজ করতে পারিস। ওকে, अच्छा सर मैं जो बात कर रहा था आपसे कि किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन होता है ना, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बेहतर हो जाता है। और जब भी आप देखोगे कि डिमांड सप्लाई में गैप हो रहा है ना, माने जो चाहिए पर्टिकुलर स्टेट को, वहाँ के लोगों को, अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो दिक्कत है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रिसेंटली एक सब्जी है मार्केट में, बड़ा महंगा हुआ है सर। आप लोग बोलोगे सर आप हमेशा ना सब्जी से एग्जाम्पल मत दिया करो, सर कोई बात नहीं। सर कोई बोलेगा या मैं बोलूँ, मार्केट में एक वेजिटेबल है जो एक्सपेंसिव हुआ है, कौन सा एक्सपेंसिव सब्जी हुआ है रिसेंटली? जैसे कुछ दिन, कुछ कुछ महीने, सर फ्यू प्याज। मंथ्स, हाँ सर प्याज, ऑनियन, वेरी गुड सर, 80 रुपीज केजी चल रहा है सर। वेरी फ्यू मंथ्स बैक जब हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे, तब टोमेटो का दाम ज्यादा हो गया था। टोमेटो इवन 300 रुपीज केजी हो गया था सर। ये दाम बढ़ जाना, टोमेटो का दाम अचानक से बढ़ जाना, अभी प्याज, अभी टोमेटो फिर से ठीक ठाक हो गया है, लेकिन अभी प्याज 80 टका केजी हो गया है। अब कोई बोलेगा सर 80 टका केजी हो गया तो क्या हुआ? सर बहुत कुछ होता है, ये इंडिया है, यहाँ पर गरीब, मिडिल क्लास, ठीक है, बहुत सारा इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, ठीक है, और ये महंगा हो जाने से आम आदमी को दिक्कत होता है सर, कॉमन मैन को प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, दिस इज फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो अगर किसी भी चीज का दाम बढ़ जाता है, तो ये कंट्री को कुछ ना कुछ तरीके से सोचना चाहिए, स्टेट को सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑनियन वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन होता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ऑनियन प्रोडक्शन या ऑनियन का एग्रीकल्चर वेस्ट बंगाल में होता है? ऐसे तो पूरा इंडिया में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, पर मैं कोलकाता मार्केट का बात कर रहा हूँ या वेस्ट बंगाल का। रिसेंटली मार्केट गए थे तो 80 रुपीज केजी बता रहा था। हाँ बोलो सर। नहीं सर। नहीं होता? अरे होता है, यहाँ पर जिस क्वालिटी का ऑनियन होता है उसे हम लोग ना स्मॉल ऑनियन या फिर छोट प्याज ऐसे बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं छोट प्याज। एक स्पेशल क्वालिटी जो बेसिकली मेडिसिनल यूज के लिए चलता है। ऐसा नहीं कि ऑनियन प्रोडक्शन नहीं होता, ऑनियन फार्मिंग वेस्ट बंगाल में होता है, माने हमारे स्टेट में, लेकिन वो स्मॉल ऑनियन मैक्सिमम मेडिसिन यूज में चला जाता है। ये हेयर ऑयल बनता है ना सर, उसके पर्पस में ज्यादा यूज होता है, इसलिए नॉर्मल मार्केट में छोट प्याज या स्मॉल ऑनियन मिलता कम है। और जो ऑनियन हम लोग मार्केट से खरीदने जाते हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र और राजस्थान या मध्य प्रदेश में बनता है, एमपी, एमएच एंड राजस्थान। ज्यादातर महाराष्ट्र वाला सबसे पॉपुलर है, जो नासिक में बनता है सर। राजस्थान का भी प्याज बड़ा पॉपुलर है, ठीक है।
सो बेसिकली प्याज प्रोडक्शन में राजस्थान महाराष्ट्र सबसे पॉपुलर है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर मानो राजस्थान में ऑनियन प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ाई का बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरा गप्पे सुन लो, ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में ऑनियन का डिमांड हमेशा होता है। घर पे मैक्सिमम फैमिली इन इंडिया बिना ऑनियन का खाना नहीं खाता, ठीक है, ऑनियन का यूज बहुत होता है। माँ को पूछो, पापा को पूछो, घर पे बड़े को पूछो, ठीक है, ऑनियन का यूज कितना होता है। एक्सेप्ट अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है, लाइक वैष्णवाइट फॉलो करते हैं, ऑनियन यूज नहीं करता, वो अलग बात है, बट ऐसी फैमिली बहुत कम है, ज्यादातर फैमिली में ऑनियन चलता है। तो पॉइंट इज दैट ऑनियन एक बहुत ही यूजफुल एक वेजिटेबल है सर, बहुत यूजफुल वेजिटेबल है, इसका डिमांड ऑलवेज रहेगा। लेकिन अगर सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो वही गैप क्रिएट हुआ है, डिमांड तो है पर सप्लाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली नासिक में थोड़ा प्रोडक्शन इश्यूज रहा है, नासिक में प्रोडक्शन इश्यूज रहा है। नासिक माने महाराष्ट्र का एक शहर है सर, एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ऑनियन प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। या राजस्थान में भी कुछ एरिया है बहुत ज्यादा ऑनियन का खेती होता है, हमारे यूपी मध्य प्रदेश एरिया में भी कुछ एरिया है। नाउ पॉइंट इज दैट अगर ऑल ओवर इंडिया जहां पर ऑनियन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, अगर वहां ऑनियन प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस में इंपैक्ट होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस में इंपैक्ट होगा, जो रिसेंटली हुआ है। नॉर्मली प्याज का दाम 40 से 50 रेंज में रहे, दिस इज ओके फॉर द पब्लिक। अगर प्याज का दाम 40-50 टका केजी हो जाए ना सर, ये पब्लिक के लिए अच्छा बात होता है, ठीक है, इट्स इजी टू यूज और ठीक ठाक दाम है फॉर इंडियन पीपल। बट यही चीज अगर 80 रुपीज 90 रुपीज, कल अगर 100 रुपीज केजी हो जाए ना, तो ये पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आम आदमी ऑनियन खरीदना बंद कर देगा। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग सुन के चिंता में पड़ जाओगे, आज का बात नहीं है, पुराना बात है, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था सर उस टाइम पे, लेकिन मैंने बाद में सुना, ऐसा कहानी सुना या न्यूज़पेपर में पढ़ा। इंदिरा गांधी जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा एक सिनारियो था, मे भी घर के बड़े को पूछोगे तो पता लगेगा, सीनियर सीनियर हाउस। इंदिरा गांधी जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थे, ऑन दैट टाइम एक बार प्याज का दाम बढ़ गया था और इसलिए सरकार गिर गया था, यानी गवर्नमेंट को हार मिला था क्योंकि प्याज का दाम बढ़ गया। ये वन ऑफ द रीजन था 1980s में। अब आज के डेट में तो ऐसा नहीं होता है, बट आज कोई दूसरा इश्यूज है, ठीक है, कोई और इश्यूज होगा, चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू। माने बात वही है, आखिर हर बात इकोनॉमी में जाके ही टिक जाता है। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, गैस का दाम बढ़ जाता है, तो अपोनेंट चिल्लाते हैं कि देखो मोदी के टाइम पे, मोदी जी के टाइम पे गैस का दाम बढ़ रहा है, ऑनियन का सॉरी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सरकार गिरा दो सरकार गिरा दो, गवर्नमेंट में वोट मत दो, ऐसा ऐसा बात करता है सर। तो मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर इकोनॉमी बैलेंस रहेगा, हर चीज बैलेंस रहेगा, इकोनॉमी बैलेंस नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम। तो एक देश को चलाना, स्टेट को चलाना, कंपनी को चलाना, बिजनेस को चलाना, हर चीज के लिए इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, तो मैं आज आपको प्रोडक्शन रिलेटेड चीज बात करूंगा। मैं आप सबको नोट शेयर किया, आप लोगों को मिला है सर? प्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, जल्दबाजी नहीं सर, धीरे धीरे करूंगा। सबको मिला है? हाँ, तुषार बोलो सर, साहिल मिला है ना नोट्स? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ओके। ये आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट के ऊपर कुछ बातें होंगे सर, धीरे धीरे करूंगा आपके साथ कि ये आइसो क्वांट क्या है, आइसो कॉस्ट क्या है। ये मैं नोट रेडी किया था, तो मैं बोले सोचा कि शेयर कर देते हैं क्योंकि काम पे आ जाएगा। डोंट वरी सर, मैं समझाऊंगा, फिर ग्राफ भी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। जिन लोगों का प्रोडक्शन का पहला 2 क्लास मिस है, उनको मैं आज क्लास शेयर कर लूंगा। जैसे कुणाल का मिस है प्रोडक्शन का 2 क्लास, जो हम लोग दुर्गा पूजा के पहले मोस्ट प्रोबेबली किए थे, तो वो 2 क्लास में शेयर करूंगा, तो प्रोडक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा सर। फिर प्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो कॉस्ट भी समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे बाकी चीज भी समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी। नाउ सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट ये है, ये आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो क्वांट लाइन, ये कैसे काम करता है सब समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए और समझने का इच्छा चाहिए, जो आप लोगों के अंदर भर भर के हैं, आई नो दैट, ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे एकदम प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
सर एक बेसिक सा बात है, चाहे किसी ने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा हो नहीं हो, आज पढ़ रहा है या कभी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स का जरूरत सबको है। मैंने जो क्या बोलेंगे सर, अनपढ़ गंवार समझते हो, मैंने बिना पढ़ा लिखा अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति भी जो है ना सर, उन्हें भी इकोनॉमिक्स समझ में आता है और वो भी समझना चाहता है। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हम सबको इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा बुरा भला होता है, उसका बेनिफिट भी सबको मिलता है, उसका प्रॉब्लम भी सबको झेलना पड़ता है। जब कोरोना के टाइम पे हर चीज का दाम बढ़ रहा था एक्सेप्ट मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रॉब्लम सबको हो रहा था। कोरोना टाइम पे हुआ था ना सर, हर चीज का दाम महंगा, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हो गया था, कितना प्रॉब्लम था सर। तो सोचो अगर प्रोडक्शन ऐसा परमानेंटली बंद हो जाए, कंट्री का क्या हालत होगा। मैं आशा करता हूं कि 2020 में या 21 में, कोरोना का टाइम सबने देखा है, आप लोग कोई बच्चा थे नहीं सर, है ना, 1 साल 2 साल पुराना बात कर रहा हूँ, ज्यादा बच्चा कोई नहीं था, सब स्कूल में 11 12 में पढ़ता था, है ना, या फिर अभी भी पढ़ उस टाइम पे 9 10 में पढ़ता होगा, ऐसा कुछ भी तो होगा। तो 2021 के टाइम पे जब कोविड आया था, कोरोना आया था, पूरा इंडस्ट्री बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद। सोचो कि एक स्टेट को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को कितना परेशानी हुआ होगा। ऊपर से जॉब, लोगों का जिसका जॉब था जॉब चला जा रहा है, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा था उसका बिजनेस बंद होके रखा है। जॉब क्यों जाएगा? जॉब इसलिए चला जाता है क्योंकि बिजनेस ही नहीं रहेगा तो जॉब कैसे चलेगा। बहुत लोग गुस्सा करके बोलते हैं सर जॉब चला गया, अरे भाई जॉब कैसे रहेगा, बिजनेस ही तो नहीं है, या जो था वो भी बंद हो गया। और बिजनेस क्यों बंद हो गया? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड है तो फिर प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ही तो बंद है, डिमांड है फिर क्या करे, फैक्ट्री बंद। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये प्रोडक्शन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज। मैं आपको थोड़ा रिकॉल करता हूँ सर, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि प्रोडक्शन के बारे में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। मैंने दुर्गा पूजा से पहले मैं आपको क्या क्या सिखाया था, मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज बनाओ, आप प्रोडक्शन करो, आपको 4 चीजों पे डिपेंड करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज बना लो सर, मैंने बिस्किट पैकेट से लेके, आटा का पैकेट से लेके, मैगी, कुछ भी बना लो, सोना गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, एनीथिंग, मैंने जो भी चीजें चाहिए होता है सब चीज प्रोड्यूस करना पड़ता है। इंसान को जीने के लिए बेसिक नीड्स क्या है सर? व्हाट इज अवर बेसिक नीड्स, प्लीज टेल मी, बोलो, एनीवन, बेसिक नीड्स क्या है पब्लिक का? हाँ, खाद्य बासस्थान, खाद्य बासस्थान और वस्त्रों, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा, वेरी गुड सर, वही बात है। शेल्टर। हाँ चलो, इंग्लिश में भी बोल दिया, हिंदी में भी बोल दिया, बंगाली में भी बोल दिया, वेरी गुड सर। रोटी कपड़ा मकान, बंगाली में बोले तो खाद्य वस्त्रों बासस्थान, या फूड शेल्टर क्लोथ। आपको फूड का जरूरत है, इसे भी प्रोड्यूस करना है, आपको क्लोथ का जरूरत है, उसे भी प्रोड्यूस करना है, आपको शेल्टर का जरूरत है, उसे भी प्रोड्यूस करना है। शेल्टर माने रहने के लिए घर। आज के देश में, हमारे देश में कितना होमलेस लोग हैं आपको मैं क्या बताऊं सर, गवर्नमेंट एस्टिमेशंस भी है। और होमलेस का मतलब सिर्फ घर नहीं, ऐसा नहीं है, कितने सारे लोग हैं सिर्फ रेंट पे रहते हैं। होमलेस तो है ही, वो उसका तो बात अलग ही है, ठीक है, रास्ते में सोता है, वो उनका बात तो अलग ही है सर, वो तो एक अलग लेवल का टफनेस के साथ जी रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि घर नहीं है, अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, ऐसा लोगों का संख्या बहुत है। मैंने अपना घर भी तो होना चाहिए, इंडिया तरक्की कर रहा है लेकिन पर्सनल घर भी तो होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोग्राम चलता है, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना, बहुत कुछ चल रहा है, ताकि हर आदमी का घर हो, हर इंसान का घर हो। गवर्नमेंट वही कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, जो लोन ले सकता है वो लोन लेके घर बनाए, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से बना सकता है गवर्नमेंट के सपोर्ट से घर बनाए। तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये बेसिक नीड्स है। इसके बाद और भी चीजें हैं, लेकिन सर कुछ भी बनाओ, आपको 3 चीजों का जरूरत है, सॉरी 4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में कोई भी चीज बना लो, 4 चीज के बिना पॉसिबल नहीं है। ये सब हो चुका है क्लास में, बार बार बोलता हूं फिर भी,
आपको क्या चाहिए सर? आपको जमीन चाहिए, लैंड। आपको लेबर चाहिए, मैंने मेहनत करना है। लेबर मैंने खुद भी मेहनत करो, किसी और को काम पे रखो। लेबर, लेबर मैंने हर कोई लेबर है जो मेहनत का काम करते हैं, फिजिकल लेबर देते हैं वो भी लेबर है, जो मेंटल लेबर देते हैं वो भी लेबर है। इन इकोनॉमिक्स एवरीबडी इज लेबर। मेंटल लेबर भी लेबर, मैंने जो दिमाग का खेल खेलता है वो भी लेबर है, और जो फिजिकली सपोज बड़ा बड़ा सामान उठाता है, भारी भारी सामान उठाता है, वो भी लेबर। एवरीबडी इज लेबर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, और क्या है सर? और एक फैक्टर का नाम बता दो। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर सर, वेरी गुड। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं सर जिनके बिना बिजनेस ही नहीं होता, जिसका बहुत अभाव है हमारे देश में करेंटली इन आवर कंट्री। स्पेशली मैं इंडिया का ही बात बार बार करूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बढ़ती डेवलपिंग नेशन है, हम लोगों का जरूरत भी बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से एंटरप्रेन्योर नहीं। घर घर से एंटरप्रेन्योर नहीं निकल रहा है सर। हर घर से एक बंदा को बिजनेस करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं। तो दुनिया में कुछ भी प्रोडक्शन कर लो सर, आपको चार चीज के बिना संभव नहीं है। और ये चीज ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको रिसेंट एक बिजनेस एक स्टडी बताता हूँ। चलो एक स्टडी आपको अच्छा लगेगा, चलो देखते हैं। स्टडी है, आज का ही रिसर्च में देख रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। रिसर्च है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स एज पर जीडीपी इन इंडिया। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो स्टेट जितना अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन माने कोई भी चीज जो जरूरत होते हैं सर जीने के लिए, जरूरत जो है पब्लिक को, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे खाने के लिए आटा हो, चावल हो, एनीथिंग, जो भी प्रोड्यूस करना है। तो आज एक रिसेंट डेटा आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, बिजनेस टुडे में मैं देख रहा था। सुबह स्टॉक मार्केट का क्लास चल रहा था, उसमें मैं बात कर रहा था सर कि कौन से स्टेट अभी ज्यादा इनकम कर रहे हैं। जानना चाहोगे आप लोग? यस सर, रिसेंट ट्रेंड में लास्ट एक साल में इंडिया का कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा इनकम ग्रो हुआ है? एनी आइडिया? बोलो, कौन सा स्टेट नंबर 1 पोजीशन पे है? फर्स्टेस्ट ग्रोथ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा माने पर हेड इनकम। यस सर, बोलो, गेस करो। चलो देखते हैं किसका गेस सही होता है। कर्नाटका, हाँ लिखा हुआ है, देख के बोल दिया। कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। लिखा ही हुआ है सर, हाँ सर, लिखा ही लेखा हुआ है। लेखा लेखा देखा बोल ली। एकदम। ओके सर, कोई बात नहीं। चलो, कर्नाटका टॉप्स द चार्ट एज इट्स पर कैपिटा इनकम जूम टू 94%। सब कोई बैंगलोर भागते हैं, इसीलिए समझ रहे? बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में है ना। इसीलिए सब बैंगलोर भागते हैं, क्योंकि वहां पर इनकम है। किसी को भी पूछो कहाँ जॉब करने जा रहे हैं ना, बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर में क्या है? कर्नाटका इज द कैपिटल, बैंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। 295% जूम हुआ है सर। जूम माने इनकम बढ़ा है लास्ट एक साल में। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, लास्ट 1 ईयर में कर्नाटका का जीडीपी, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इतना अच्छा ग्रोथ दिया है कि कर्नाटका का इनकम, लोगों का एवरेज इनकम 76,578 पर हेड इनकम से बढ़ के ग्रोथ होके 3 लाख पर हेड इनकम हुआ है। एनुअल ग्रोथ रेट 294% ग्रोथ है बैंगलोर में, सॉरी कर्नाटका में। सर सेकंड में कौन है? एनी आइडिया? रिपोर्ट क्या बता रहा है? सेकंड में कौन हो सकता है? आई थिंक मध्य प्रदेश, कर्नाटका पर कैपिटा 294, नेबरिंग अदर साउथ इंडियन स्टेट, तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना सर, तेलंगाना। तेलंगाना में 262%, फ्रॉम 85,000 से लेके 3,09,000 का इनकम बढ़ा है। ठीक है, तेलंगाना। थर्ड में है मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश का ग्रोथ देखने वाला है सर। सर पश्चिम बंगाल है क्या, वेस्ट बंगाल सर दिखेगा नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखो तो नहीं दिखेगा। अगर किसी के मन में गलत फहमी है, माने मिस परसेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है कि वेस्ट बंगाल बहुत तरक्की कर रहा है, तो प्लीज सच्चाई को समझने का कोशिश करो। कुछ लोग होते हैं सर, आंख बंद है, कान बंद है, না কিছু শোনার ইচ্ছে আছে, না কিছু দেখার ইচ্ছে আছে, ঠিক আছে, শুধু খবরের চ্যানেল দেখে বলবে नहीं सर, ये न्यूट्रल खबर है। मध्य प्रदेश 3rd स्पॉट में है। बीमारू स्टेट में था कुछ साल पहले तक, बीमारू माने जो इकोनॉमिकली बहुत खराब हालत में था, लेकिन देखो मध्य प्रदेश में 224% का इनकम ग्रोथ हुआ है, फ्रॉम 43,000 टू 1.41 लाख। समझने वाला बात है सर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मध्य प्रदेश से भी बड़ा बात, ओडिशा, मेनली ट्राइबल लोग बहुत रहते हैं वहां पर, फिर भी बैकवर्ड कास्ट बहुत है, बैकवर्ड कास्ट भी बहुत है, बैकवर्ड स्टेट भी बहुत है, फिर भी ओडिशा का डेवलपमेंट देखो 206% ग्रोथ रेट रहा है, जहां पर 49,000 का पर हेड इनकम था, वहां से 1.51 लाख का ग्रोथ रहा है सर। इंटरेस्टिंग है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। 5th प्लेस में कौन है, कौन है, कौन है 5th में? आंध्र प्रदेश 5th में है, आंध्र प्रदेश। चलो सर, ये फास्टेस्ट ग्रोथ रेट में है। एक आइडिया दिया मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा था। ये जनरल नॉलेज भी है, जो लोग सीए स्टूडेंट्स हो, कंपनी सेक्रेटरी, उनका जनरल नॉलेज भी आता है। सो ये सब नॉलेज आप लोग एनहांस करते रहना। बाकी सबको चाहिए, एज ए सीए स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट, सबको ये सब फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो करना है, बट सीएस का एक पेपर ही एंट्रेंस में जीके, ठीक है। सो आप समझ लो कि ये जीके का भी पार्ट है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नाउ? सर बात ये है कि ये जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देश में जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन कैसे होगा। और प्रोडक्शन एक्चुअली इकोनॉमिक्स का एक कोर एरिया है, जो आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से फ्रॉम द वेरी बेस लेवल किस तरह से एक स्टेट का इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है थ्रू प्रोडक्शन। ओके, थ्रू प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर तो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो मैं लास्ट 2 क्लास में समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ चीजें बताया प्रीवियस 2 क्लास में, जहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि सर प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंगली क्लास में शॉर्ट रन के बारे में बातचीत हुआ है सर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में क्लास में बातचीत हुआ है। शॉर्ट रन माने लो टाइम फ्रेम में जब एक बिजनेस प्रोडक्शन करता है तो तब उसको क्या क्या देखना चाहिए, उसे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन माने जब लॉन्ग रन में बिजनेस चलता है तब उसे क्या देखना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना मैं यही चाह रहा हूं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कुछ अंतर होता है। किसी भी बिजनेस को जब अपना, सपोज देखो सर, कोई भी बिजनेस, अगर आपका स्वीट शॉप है ठीक है, बंगाल में लोगों का स्वीट शॉप बहुत होता है, अगर आपका पान का दुकान है, अगर आपका चॉप का दुकान है, ऐसे बंगाल का चीफ मिनिस्टर बार बार लोगों को बोलता है ना, किचु नाले चॉपेर दुकान ही खुले नहीं थे। हाँ सर, अगर आपका चॉप का भी दुकान है, अरे चॉप मने ना क्या बोलते हैं इसको चॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, आलू बड़ा जो भी बोले सर, चॉपेर दुकान बंगाल में बड़ा चलता है सर, चॉपेर दुकान। अगर आपका मिठाई का शॉप हो, पान का शॉप हो, चॉपेर दुकान हो, ठीक है, जो बेसिकली आलू से बनता है सर, बड़ा अच्छा टेस्टी होता है, ऑयली, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, पेट भी बढ़ता है ज्यादा खाने से चलो वो अलग बात है। अगर आपका स्वीट शॉप है, पान शॉप है, चॉपेर दुकान है, या फिर आपका स्टील इंडस्ट्री है, पॉइंट टू बी नोटेड, या फिर आपका स्टील इंडस्ट्री है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी है आपका, आप कोई टाटा हो, आप कोई बिरला हो, आप कोई नोकिया हो, आप कोई हिंदुस्तान मोटर हो, कोई भी हो आप, सभी के लिए लागू होता है ये जो रूल्स है ना, दिस सिस्टम्स एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस। हर किसी का बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है सब में ये कॉन्सेप्ट सूट करता है कि शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल एज लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्योंकि मैंने दुर्गा पूजा से पहले शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात एक बार किया, मैं उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्लास अटेंड नहीं किया था, पर फिर भी मैंने क्लास में कराया था और मैंने बैकअप भी दिया था। लेकिन कोई बात नहीं सर,
आप लोग एक बार बैकअप क्लास सुनो, अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है ना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, ऑफलाइन में समझा दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको लॉन्ग रन के बारे में बात करूंगा और शॉर्ट रन थोड़ा सा मैं कंपेयर करूंगा। शॉर्ट रन को कंपेयर करना है और लॉन्ग रन को समझाना है। सो प्लीज फोकस करें, फोकस करें। ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ये दोनों चीज बिजनेस के लिए बड़ा जरूरी चीज है। बिजनेस ना स्टार्टिंग से ही ना एकदम लॉन्ग रन में भागता नहीं है। माने ऐसा नहीं कि आज बिजनेस स्टार्ट करो और अगला 10 साल में आपका बिजनेस एकदम हाई फाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस को ना छोटा छोटा प्लान करके चलना पड़ता है, ठीक है। बंगाली में एक गाना है, बड़ा सुंदर सा गाना है, बचपन में लोग नाचता भी था, मैंने डांस, बच्चे लोग डांस करता था। किड्स होते हैं ना, किड्स डांस करते हैं, बंगाली गाना है, मैं बताता हूँ आपको। जो लोग बंगाली बैकग्राउंड को समझते हैं वो समझ जाएगा। बोलते कि छोटो छोटो पाए चलते चलते हम पहुंचे जाबो ওই চাঁদের पहाड़ देखते पाबो। आई डोंट नो, सबको शायद समझ में नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज इज अ प्योर बंगाली सॉन्ग है। এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে আমি পৌঁছে যাব। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटो छोटो पाए? अरे मैंने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में चलते चलते हम बड़ा जगह में पहुंच जाएंगे, ये गाने का मतलब है। जैसे लाइन जो है ना, ये लाइन कहना चाहता है, जानी इसके ये गानটা? हेलो, एटलीस्ट जो हाँ लोग सर, बंगाली जानी। बैकग्राउंड, हाँ चलो सर, थैंक यू सर, ठीक है। ये छोटे छोटे पाए चलते चलते हम पहुंचे जाओ, तो ये छोटे छोटे पाए क्या है सर? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और शॉर्ट शॉर्ट करते करते लॉन्ग पहुंचते हैं। तो पहला जो स्टार्टिंग बिजनेस में ना, सपोज आपका एक फुचका दुकान है, सपोज आप एक फुचका वाला हो, या फिर आप एक बड़ा इंडस्ट्री चलाते हो, तो बड़ा इंडस्ट्री के केस में आपका शॉर्ट रन 5 साल का होगा, 5 years। और अगर आप एक फुचका वाला हो तो मे बी 1 year या 6 months। तो इट्स डिपेंड कि आप कैसे बिजनेस में आ रहे हो। अगर फुचका स्टॉल ले रहे हो तो 6 मंथ से 1 year आपका शॉर्ट रन हो सकता है। अगर आप स्टील इंडस्ट्री में आना चाहते हो, ठीक है, या मानो टीएमटी बार बनाना चाहते हो, ठीक है, टीएमटी बार बिल्डिंग बनाते हैं, टीएमटी बार बनाना चाहते हो तो मे बी 4-5 साल लगेगा मार्केट में पहुंचने के लिए। तो ये जो शॉर्ट रन फंक्शन है, इसमें क्या होता है, ये जो 4 फैक्टर है ना सर, 4 फैक्टर, कहाँ चला गया रे, ये लाइन कहाँ चला गया, चला गया ये वाला, एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये जो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यही तो 4 फैक्टर है। इसके बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बिजनेस करना है आपको एक जगह चाहिए जिसे लैंड कह रहे हैं, आपको मेहनत देना है जिसे लेबर कहते हैं। अगर आपका खुद का लैंड नहीं, ज्यादातर केस में ना बिजनेसमैन के पास उतना लैंड होता नहीं है, बहुत रेयर केस होता है कि जो बिजनेस करता है उसका खुद का लैंड हो। ज्यादातर केस में वो लैंड को रेंट पे लेते हैं और कुछ लोगों को बाहर से हायर करते हैं तो उनको वेजेस देते हैं। अपने पास पैसा नहीं होता इसलिए बैंक के पास जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड सर, खुद के पास पैसा नहीं होता इसलिए बैंक के पास जाते हैं। बैंक के पास क्यों जाते हैं? लोन के लिए, क्योंकि कैपिटल चाहिए। टू डू अ बिजनेस यू नीड अ कैपिटल, है ना सर। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस यू नीड अ कैपिटल, एंड फॉर कैपिटल आपको क्या क्या देना होता है बैंक को? इंटरेस्ट। और आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप लगा रहे हो, रिस्क उठा रहे हो, क्यों? प्रॉफिट करना है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। डोंट वरी, जब कॉस्टिंग का चैप्टर में आएंगे तो फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करूंगा मैं फिर से, क्योंकि अभी मैं प्रोडक्शन में बात कर रहा हूं तो कॉस्ट को थोड़ा इग्नोर करूंगा। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? या एक সিম্পল सा बात है सर, একটা বিজনেস করতে গেলে জমি ভাড়া নিতে হবে, ঘর ভাড়া নিতে হবে, তার রেন্ট দিতে হবে, লেবার লাগাতে হবে, তাকে লেবারের একটা বেতন দিতে হবে, ওয়েজেস। ক্যাপিটাল আমার কাছে নেই, ব্যাংকের কাছ থেকে ক্যাপিটাল নেব, তাহলে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, ঠিক আছে। আর আমি এন্টারপ্রেনারশিপ মানে আমি রিস্ক নিয়ে ব্যবসা করছি, তার জন্য আমাকে প্রফিট নিতে হবে। তো এই জিনিসগুলো তো লোককে দিতে হবে। हाँ सर, ये सब लोगों को देना है ना, खुद का थोड़ी है। कोई बोलेगा सर प्रॉफिट तो खुद का है। हाँ सर, प्रॉफिट खुद का है, पर आप जब बिजनेस कर रहे हो ना तो आप अपने आप को अलग कर दो बिजनेस से। तो बिजनेस इतना मेहनत क्यों कर रहा है? प्रॉफिट। तो ओवरऑल इसको कॉस्ट बोलेंगे। जो आपके प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे ना, सपोज आप एक नूडल्स का फैक्ट्री लगा रहे हो, तो एक नूडल्स पैकेट बेचना चाहते हो, मैगी को टक्कर देना चाहते हो, आप मैगी को टक्कर देना चाहते हो, यू नीड टू कॉम्पीट मैगी। आपका मानना है कि मैगी से बेहतर नूडल्स आप मार्केट में बेच सकते हो, एंड यू पुट अ फैक्ट्री इन योर लोकेलिटी।
सर बात को समझे, ऐसे कर सकते हो सर। मेरा मानना है कि मैगी से भी बेहतर नूडल्स बन सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और अगर आप चाहो तो मैगी से बेहतर रेसिपी डेवलप करो और मैगी को टक्कर देके दिखाओ। कुछ नहीं है सर, नूडल्स मेकिंग इज ए इजी प्रोसेस। नूडल्स मेकिंग इज इजी प्रोसेस है। आप कोई बोलेगा सर आप कर लो, सर ये बात नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा सर इतना इजी है तो आप कर लो, नहीं, किसी किसी के मन में ना चलता है, कीड़ा होता है मन में, उसके मन में चल रहा होगा सर अगर इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं कर लेते। अरे सर अगर मेरे को करना होता तो मैं पढ़ाने थोड़ी ना बैठता। चलो सर अलग बात है, बट ट्राई टू पॉइंट आउट दिस। मेरा काम है बताना, ठीक है, जिसका करना है वो कर लेगा सर, ठीक है। मानो कि आपको मैगी बनाना है, मैगी को कॉम्पीट करना है, तो आप नूडल्स का फैक्ट्री लगा रहे हो। तो नूडल्स का फैक्ट्री लगाने के लिए आपको ना एक जमीन का जरूरत होगा, आपको लेबर लगाना होगा, आपको कैपिटल जुगाड़ करना होगा, ठीक है, आपको मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप करना होगा और प्रॉफिट करना होगा। ये जो भी चीजें आप करोगे बदले में आपका खर्चा होगा, इसीलिए इसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, तो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड सर, वीवीआईपी पॉइंट है। दुनिया में कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस कर ले, इतना तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर मैगी को कॉम्पीट ना भी देना है, एटलीस्ट आप अपने लोकेलिटी में नूडल्स मार्केट बना सकते हो। मैगी तो इंटरनेशनल बिजनेस करता है, नेस्ले का है, ठीक है, नेस्ले का है। एटलीस्ट आप अपने लोकेलिटी में तो सप्लाई कर ही सकते हो। ये भी इम्पॉसिबल टास्क है क्या? नूडल्स बनाया, पैकेजिंग किया, और एटलीस्ट आप जिस एरिया में रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, वहां तो कर ही सकते हो कि भाई ये लोकल नूडल्स है। हाँ सर कोते पारबे की पारबे ना बोलो, मैंने पॉसिबल है कि नहीं, अगर किसी को इच्छा है तो। इज इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल? पॉसिबल। थैंक यू सर, ठीक है। अब सर बात यह है कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसी को ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ज्यादा ही समझाया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, क्योंकि जब शॉर्ट रन में एक बिजनेस अपना प्रोडक्शन को चलाता है शॉर्ट रन में, तो सारा फैक्टर, 4 फैक्टर है ना, बार बार बोल रहा हूं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर है। तो रूल कहता है कि ये चारों का चारों फैक्टर फिक्स नहीं रह सकता। क्या बोलते हैं देखो, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद सेम क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, more and more units of a variable factor are combined with same quantity of fixed factor। कहते हैं कि चारों में जितना फैक्टर है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें से एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहेगा, कोई भी। नॉर्मली जैसे मान लो लैंड का रेंट जो है वो फिक्स रह सकता है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में आप एक शॉप को रेंट पे लेते हो या फिर एक गोडाउन को रेंट पे लेते हो, सपोज आप 1 साल के अंदर, क्या आपका रेंट बदल जाएगा? हेलो, मानो आप एक गोडाउन लिया या फिर एक फैक्ट्री या शॉप रेंट पे लिया, प्लीज टेल मी, क्या 1 ईयर का रेंट एक ही साल के अंदर चेंज हो जाता है? कॉमन सेंस क्या कहता है सर? हाँ सर, चेंज हो जाए ना, फिक्स থাকবে? কি বলো স্যার, ফিক্স থাকবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে, ভেরিয়েবল হবে না ফিক্স থাকবে? सर फिक्स থাকবে। फिक्स থাকবে, कॉमन सेंस तो ताई बोले, कॉमन सेंस कहता है कि फिक्स रहेगा। वेरी गुड सर। तो एटलीस्ट एक फैक्टर, माने कोई भी फैक्टर, ज्यादातर केस में, अच्छा लेबर का वेजेस थोड़ा चेंज हो सकता है मेरे हिसाब से, कैपिटल का इंटरेस्ट भी मे बी डिपेंड ऑन द बैंक, कि पहले मानो 7% ले रहा था, अभी 7.5% मांग रहा है, हो सकता है। लेकिन लैंड का रेंट में भी फिक्स रहे, या फिर कोई भी फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर तो फिक्स रहेगा। जब शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करोगे कुछ तो फिक्स रहेगा, या तो रेंट फिक्स रहेगा, या तो लेबर का वेजेस फिक्स रहेगा, या तो कैपिटल का इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, या फिर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फिक्स रहेगा। शॉर्ट रन में कोई भी एक फैक्टर फिक्स होना जरूरी है, और होता ही है। लेकिन लॉन्ग रन में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वैरी कर जाएगा, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा। सही है ना? जब आपका बिजनेस मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर मार्केट में चलना चालू कर देगा, आपको क्या लगता है आपका रेंट तभी भी फिक्स रहेगा? हाँ, लेबर का वेजेस फिक्स रहेगा,
कैपिटल, बैंक का कैपिटल का इंटरेस्ट फिक्स रहेगा? बोलो यस और नो? हाँ नो सर। नो सर। तो ये मेन डिफरेंस है, ये जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना सर, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। एक बिजनेस को लॉन्ग रन में जब चलाओगे तो एज ए बिजनेसमैन, एज एंटरप्रेन्योर, यू मस्ट नो कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर वेरिएबल होगा, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हो सकता है। और लास्ट दिन जो मैंने क्लास कराया था उसमें मैं एक्चुअली आपको यही चीज समझाया था सर, ये सब एपी एमपी रिलेशन भी समझाया था लास्ट 2 क्लास में, ठीक है। और मैं यही चीज आपको समझाने का कोशिश कर रहा था कि शॉर्ट रन में एक बिजनेस का क्या सिनारियो होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, ग्राफ के थ्रू से समझाया था सर, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में होता है। दुर्गा पूजा चल रहा था, अगर बाई चांस क्लास नहीं किया अभी तक प्लीज करो। तुषार করেছিস ক্লাস না করিস নি এখনো? করে নিয়েছি স্যার। করে নিয়েছিস, ভেরি গুড স্যার। এটা এই পয়েন্টগুলো দেখেছিলি তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ओके, बाकी सब ने भी, जिसका भी क्लास मिस हुआ है मैं आशा करता हूँ उसने कर लिया। कोई डाउट होगा जरूर पूछ लेना सर, ठीक है। सर ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ है, और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देने का कोशिश कर रहा था। तो सर आज का कुछ न्यू टॉपिक, यस सर, आज मैं आपको न्यू टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। डोंट वरी सर, जिसने पहला क्लास नहीं सुना उसे भी समझ में आएगा, गारंटी है इसका। जिसने पहला क्लास नहीं किया उसे भी समझ में आएगा, गारंटी है। सर आप ऐसे गारंटी नहीं दे सकते सर, दे रहा हूं आपको। क्या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल? सर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का दूसरा नाम है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल मतलब है सर, जब बिजनेस बहुत दिनों से चल रहा होगा, बहुत दिनों से, मे बी मोर देन 5 years, मोर देन 1 year। सर 5 year बड़े इंडस्ट्रीज के केस में, जैसे मानो आप एक बड़ा सा फैक्ट्री लगा रहे हो, जैसे मानो जैसे इंडिया का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जामनगर में है। जामनगर में किसका फैक्ट्री है? रिलायंस का। ये मैं दिखाता हूँ इसलिए क्योंकि इंडिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री है रिलायंस जामनगर। ऑयल रिफाइनरी है सर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, गुजरात में है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी क्या रिफाइन करता है सर? दुनिया भर से जो तेल आता है ना, पेट्रोल डीजल, क्रूड ऑयल माने कांचा तेल, ओके, कच्चा तेल, जिसको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से लिया जाता है, फिर इंडिया में उसको इंपोर्ट किया जाता है, और फिर गुजरात के इस फैक्ट्री में, वर्ल्ड लार्जेस्ट हब देख सकते हो आप यहाँ पर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी, यहाँ पर इसको रिफाइन किया जाता है, फिर रिलायंस गवर्नमेंट को भी सेल करता है एज वेल एज दूसरे कंट्रीज को भी तेल बेचता है। ये रिलायंस का वन ऑफ दी बिग वर्क है, बिग प्रोजेक्ट। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसा फैक्ट्री कम से कम 5 या 10 साल लग सकता है इसका शॉर्ट रन के चलते चलते, है ना मैम? फिर भी मैं 5 साल मान लेता हूँ फॉर द डिबेट पर्पस कि ऐसा बिजनेस बनने में और उसको चलाने में एटलीस्ट 5 साल का टाइम तो देना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि मोर देन 5 साल हो गया तो लॉन्ग रन। इसके साइड में अगर एक ग्रोसरी स्टोर, हाँ सर, इसके साइड में अगर एक ग्रोसरी स्टोर या फिर एक फुचका दुकान, क्या उसके लिए भी 5 साल जरूरी है लॉन्ग रन के लिए? प्लीज टेल मी, क्या लगता है आप लोगों को? मानो कि एक ग्रोसरी स्टोर बनाना है आपको, ठीक है, ऐसा टाइप का, तो मुझे बताओ क्या इस बिजनेस के लिए 5 साल बहुत ज्यादा लॉन्ग रन नहीं हो गया? माने 1 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग रन बोल सकते कि नहीं? यस और नो? यस सर। बस यही फर्क मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सर। आखिर बिजनेस तो बिजनेस होवे, बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे ऑयल रिफाइनर करके बिजनेस करो या ग्रोसरी बेच के करो, लेकिन ग्रोसरी दुकान क्योंकि इसका स्केल छोटा है तो हम बोलेंगे कि 1 साल से ऊपर हो गया तो लॉन्ग रन,
लेकिन बड़ा बड़ा बिजनेस के केस पे 5 साल भी छोटा पड़ जाता है, ठीक है, बिकॉज वो बड़ा लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। चलो बात बिजनेस का नहीं है, बात है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का, ठीक है। जब एक बिजनेस लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन चालू करता है, ठीक है, तो उसको ना 4 फैक्टर देखना होता है ऑलवेज, दैट इज अगेन वही लैंड, वही लेबर, वही कैपिटल, सेम सभी लगता है ना, और वही एंटरप्रेन्योर, सेम वही 4 फैक्टर। ये 4 फैक्टर के बिना दुनिया में बिजनेस असंभव है। कोई बोलेगा सर मेरे पास लैंड नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। सर अगर आप मेरा पहला पहला क्लास सुनोगे प्रोडक्शन का, तो वहां पर मैं आपको बार बार बोला कि इकोनॉमिक्स के में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं सर। इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ लैंड इज नॉट जस्ट अ जमीन। लैंड का मतलब आसमान भी है, लैंड का मतलब एक छोटा सा दीवार भी है। दीवार बने जैसे आपको मैं बताता हूँ, न्यू मार्केट कोलकाता में बड़ा फेमस एरिया है शॉपिंग के लिए, ठीक है, बड़ा फेमस है न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में सर ये देखो, इनके पास शॉप भी नहीं है, इनके पास ना शॉप भी नहीं है। एक न्यू मार्केट का दीवार देख रहे हो, ये न्यू मार्केट का दीवार है, ये जहां पर ये मार्केट बैठा है ना सर, ये देखो आप लोग आजकल बड़े हो गए सर, कोलकाता में घूमते हो। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ना, इसको एसएस हॉग मार्केट भी बोलते हैं। इस बिल्डिंग का जो दीवार है, दीवार वाल वाल बोलते हैं ना सर, इस वाल को रेंट पे लेके रखा है कॉर्पोरेशन से। ये जो एक वाल यूज कर रहे हैं, ये वाल यूज करने का पेमेंट करते हैं कॉर्पोरेशन को। तो क्या इनके पास लैंड है क्या? हेलो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमारे हमारे पास तो जगह नहीं है, हम क्या करें। अरे भाई इनके पास कौन सा जगह है, कैसे कर रहे हैं? को बता दो कि इनके अगल बगल में जितना शॉपिंग मॉल है ना, उनसे ज्यादा परसेंटेज कमाता है ये। जेन्युइनली आप लोग खुद जानते हो, क्योंकि आप लोग विजिट करते हो विजिट न्यू मार्केट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉपिंग मॉल इन कोलकाता, इन इंडिया एक्चुअली। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉपिंग मॉल है सर ये। न्यू मार्केट धर्मतला एरिया में पड़ता है। यहाँ पर ये तो आपको फाका दिख रहा है बिकॉज ये वाला साइड एंट्रेंस है, यहाँ पर किसी को जगह नहीं मिला। पर ये वाला साइड देखो, इतना भीड़ है कि ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, दिवाली, इवन आप एक स्टेप नहीं रख सकते, इतना भीड़ होता है। और इनके पास कोई लैंड नहीं है, एक वॉल है, एक बिल्डिंग का वॉल है। तो इकोनॉमिक्स में वॉल का मतलब भी लैंड होता है। जिसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू हो वो लैंड है ना? কি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर, मैटर समझ में आया कि नहीं आया? कि लैंड का मतलब एकदम कॉपी बुक कोई जमीन सर होगा। बुझেছি। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई जमीन होगा उसके ऊपर आप फैक्ट्री बनाओगे, दुकान बनाओगे, ऐसा नहीं है। आपको एक छोटा सा दीवार भी मिल जाए, आप उसी को इकोनॉमी में ट्रांसफर कर दोगे, लाखों का बिजनेस करोगे, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स, आप कहाँ रहते हो, क्या देखते हो, सब कुछ डिपेंड करता है सर। अब मैं बार बार एक ही बात क्यों कर रहा हूँ? आपको लग रहा है सर एक ही बात घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं घुमा फिरा के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ना, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इकोनॉमिक्स कहता है जब एक बिजनेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस पे आता है, सारे के सारे फैक्टर इनपुट्स इन दी प्रोडक्शन फंक्शंस कैन बी चेंज्ड। फैक्टर इनपुट माने वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसे फैक्टर इनपुट कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनपुट। ये चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में लैंड का रेंट भी बदल जाते हैं, लेबर का वेजेस भी बदल जाते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट रेट भी बदल सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट करने का जो परसेंटेज है वो भी बदल जाता है ना? सो बिहेवियर ऑफ आउटपुट consequent to change in the quantity of all factor inputs in the same proportion, that is keeping the factor proportion unaltered, is known as return to scale. Return to scale may be 3 types. अब आपको मैं समझाता हूं कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहेगा, पर लॉन्ग रन में सारे के सारे चेंज हो सकता है इनपुट, ठीक है। फैक्टर इनपुट्स लॉन्ग रन में सारा का सारा चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज्ड।
अब यहाँ पर ना लॉन्ग रन में अगर एक बार बिजनेस टिक जाता है, सरवाइव कर जाता है, अब आगे 3 तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन का नाम है सर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक का नाम है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड तीसरे का नाम है सर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। सर मतलब, चलो मतलब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जब बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव कर रहा है और अभी भी बिजनेस पे इतना दम है कि वो अभी भी इंक्रीजिंग रिटर्न के किए जा रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न माने आप जितना इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा ही आउटपुट आ रहा है, आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट। सर माने हर बिजनेस में क्या होता है सर, बिजनेस में पैसा लगाया जाता है ना, अब पैसा माने क्या, कैपिटल। कैपिटल बोलो, लेबर बोलो, लैंड का रेंट बोलो, ये सब आपका क्या है सर, अल्टीमेटली कॉस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, इसे आप फैक्टर इनपुट कह दो, इसे आप फैक्टर कॉस्ट कह दो, ठीक है। एक बिजनेस के लिए सिंपल बात है, खर्चा कम हो इनकम ज्यादा हो, यही है ना सर, खर्चा कम एक्सपेंस लो एंड इनकम मोर, ठीक है। यही एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, इनकम हाई होना चाहिए और एक्सपेंस लोअर होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, कि सर अगर सरवाइव करना है यही टेक्निक है। चलो मैं आपको एक बिजनेस का रियल एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली क्लास में बात हो रहा था, स्टॉक मार्केट के क्लास में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में, मैं बता रहा हूँ कौन से कंपनी के बारे में। अरे आईपीओ आ रहा है उसका, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। सर आप लोग नाम सुने हो, मामा अर्थ बोल के एक कंपनी है, बड़ा चलता है सर, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में है नॉर्मली। मामा अर्थ नाम सुना है कि नहीं सुना? यस सर। सुना है सर। ये मामा अर्थ कंपनी का स्टॉक मार्केट लिस्टेशन प्रोसेस चलेगा। मामा अर्थ बेसिकली वो हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स, लेडीज टाइप्स एज वेल एज, इस मेनली लेडीज टाइप या फिर बाकी चीजों के लिए भी बनाते हैं। इसका बिजनेस का नाम है होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। होनासा शेयर मार्केट में आ रहा है, अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ, 10 नवंबर को लिस्टेड होगा, अभी प्रोसेस चालू हुआ है कल से, यस्टरडे से। शेयर का प्राइस दाम रखा है 308 से 324। सर ये मेरा कहने का अभी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अभी शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फाइनेंस के क्लास में चर्चा हो रहा था, तो मुझे लगा कि आपको भी एक बार बताना चाहिए कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है ना, बिजनेस को चिंता होता है। 7 साल का बिजनेस है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, मैंने सेल्स किया है सर अभी तक 1500 करोड़ का, ठीक है। ये बिजनेस का सबसे बड़ा खेल है कि 7 साल में 1500 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, और वो आईपीओ पे लाना चाहता है, करीब करीब 1900-2000 करोड़ के आसपास उठाना चाहता है। मामा अर्थ का स्टोरी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चिंताजनक बात यह है सर, बिजनेस अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। 7 साल हो गया बिजनेस का, बट अभी तक ना ये प्रॉफिट नहीं कर पाया, माने एक्सपेंस अभी भी ज्यादा है, प्रॉफिट अभी भी कम है। ये देखो सर, आप ग्राफ से भी देख पा रहे हो सर, रेवेन्यू अच्छा खासा हुआ है, लुक एट द रेवेन्यू, ये 21 का है, ये वाला लाइन रेवेन्यू है, ये वाला एक्सपेंस है, ये वाला नेट प्रॉफिट और लॉस है। तो प्रॉफिट ये देखो सर, इसका ये देखो प्रॉफिट देखो, नेगेटिव प्रॉफिट, करीब करीब 1500 करोड़ का लॉस में चल रहा था। रेवेन्यू हाई है पर लॉस भी हाई है। 2022 में रेवेन्यू भी ठीक ठाक चला, एक्सपेंस भी ठीक ठाक चला, पर प्रॉफिट इज वेरी लोअर। फिर भी प्रॉफिट तो था। 2023 में बड़ा सा लॉस हुआ है, 24 में बता रहा है कि प्रॉफिट करेगा, ठीक है, लेकिन अभी बाकी है 24 आते आते। सर इसका मतलब समझ रहे हो आप, 7 साल से बिजनेस करके अभी भी बिजनेस प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा प्रॉपरली, ठीक है। करीब करीब 400 करोड़ के आसपास का लॉस है, 431 करोड़ का, 431 करोड़ का ईबीआईटीडी माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन वगैरह देने से पहले सर गवर्नमेंट सॉरी कंपनी का अभी भी 430 करोड़ के आसपास का लॉस चल रहा है। सर मतलब चिंता है? यस सर चिंता है।
बहुत चिंता है, क्योंकि जब तक ये लॉस भरपाई नहीं होगा ना, बिजनेस का आगे का ग्रोथ चिंता में पड़ जाएगा। ये बेसिकली कौन सी बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है? इट्स अ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस है। ठीक है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, मार्केटिंग भी अच्छा है इसका, प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ मुश्किल का सामना कर रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, देखो सर, मैं कंपनी के फेवर में या अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर इकोनॉमिक एनालिसिस करने बोल रहा हूँ आपको कि जब एक बिजनेस है सर, अभी मामा अर्थ लॉन्ग रन हो गया ना, अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में होना चाहिए। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में होने का मतलब है कि जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट आ रहा है, लेकिन इसका भी हालत ऐसा नहीं है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में अभी भी नहीं है, ये अभी भी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में। तो बिजनेस हमेशा क्या सोचता है, देखो इकोनॉमिक्स आपको कैसे सिखा रहा है, देखो आप 100% इनपुट डालोगे, आपको उससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, खर्चा कम, आमदनी ज्यादा। 100% इनपुट देके अगर आप 125% कमाओगे, ठीक है, माने बेसिक बात है, 100% इन्वेस्ट करो, 125 कमाओ। इसको आप परसेंटेज में ऐसे सोचो कि इफ यू इन्वेस्ट 10 लाख इन एनी बिजनेस एंड यू अर्न 10,25,000 और 12,50,000, तो ऑब्वियसली आपने अच्छा किया। सो 100% इन्वेस्ट करके अगर आप 125% आउटपुट पा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब simultaneous increase in all the inputs in the same given proportion result in more than proportionate increase in the output, यानी आप इतना अच्छा कर रहे हो कि आप जितना प्रोडक्शन के लिए दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, उससे अच्छा ही आपका अर्निंग हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, अर्निंग नहीं बोलेंगे, प्रोडक्शन हो रहा है। सो इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। नॉर्मली जब बिजनेस ग्रोथ फेज में होता है, तब बिजनेस को ये अचीवमेंट मिलता है स्टार्टिंग में, पहला स्टार्टिंग इनिशियल लॉन्ग रन में ये सिचुएशन होता है सर। कभी कभी किसी किसी बिजनेस के केस में ये ग्रोथ फेज आने में समय भी लग जाता है। जैसे आप लोगों को एक बाइक का एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अच्छा लगेगा आप लोगों को। सर आप लोग रॉयल एनफील्ड के कंपनी के बारे में जानते हो? रॉयल एनफील्ड बाइक के बारे में जानते हो? बहुत लोग चलाते भी होंगे। हेलो, रॉयल एनफील्ड बाइक क्यों चलाए नाকি? अच्छे क्यों क्लासे? कोई बात नहीं सर, अगर चलाते भी हो, लेकिन जान लो सर बिजनेस के बारे में। रॉयल एनफील्ड जो कंपनी प्रोडक्शन करता है उसका नाम है आईचर मोटर, ठीक है। आप एक चीज देखो, ये रॉयल एनफील्ड इसका पहले भी था, बहुत पुराना मॉडल है इसका, बुलेट बनाता था, लेकिन 2010 के बाद से इसके शेयर का प्राइस में ग्रोथ चालू हुआ, उससे पहले नहीं था। इसका मतलब है कि रॉयल एनफील्ड का सेल देखो, 2010 में इसका एक शेयर का दाम 57 रुपीज, 2010 में एक शेयर का दाम 57 रुपीज, 2014 में एक शेयर का दाम 319 टका, 319 370 ऐसा 14 में। लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स माने यहाँ पर ऑलरेडी सेल बूस्ट हो चुका है, रॉयल एनफील्ड का मार्केट खुल चुका है। 2002 से देखो ये चल रहा है, लेकिन 2014 आ गया, लॉन्ग रन में चलते 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 आ गए सर, ठीक है। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, समझ रहे हो, कंपनी को बोल रहा है, ठीक है। ये अपना छोड़ा नहीं, बिजनेस छोड़ा नहीं सर। देखो हीरो होंडा वगैरह मार्केट बनाया था, बजाज ने अपना मार्केट बनाया था, बट रॉयल एनफील्ड मार्केट नहीं बना पा रहा था। इंडिया का इनकम ग्रोथ हुआ, इसका भी बिजनेस का ग्रोथ हुआ, स्पेशली आफ्टर 2014 इंडिया में इनकम ग्रोथ बहुत जोर का हुआ। और उसका इम्पैक्ट देखो आप, ये तो कोरोना है, ये कोरोना है, कोरोना के कारण है, उसका इम्पैक्ट देखो। कभी 57 रुपीज का शेयर 3000, बिजनेस में रॉयल एनफील्ड के एंगल से सोचो, बिजनेस में इंक्रीज, मैंने सिंपल बात है, वो कौन सा चीज फेस कर रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कौन सा चीज फेस कर रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, और इसीलिए शेयर में इतना ग्रोथ मिला है। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को समझने का भी सीक्रेट इकोनॉमी के थ्रू से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ लो तो जिंदगी बन जाएगा सर, और जब नहीं समझ में आएगा, ये इकोनॉमिक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज अ लाइफ, बहुत काम आएगा सर।
सर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये क्या होता है सर? सर इसमें ना ये भी लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। रिटर्न टू स्केल आर सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। फॉर एग्जांपल, इफ इनपुट इज इंक्रीज्ड बाय 100% but output is also increased by 100%. This is also known as linear homogeneous production function. माने आप जितना खर्चा कर रहे हो ना, आपका प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है। 100% इनपुट दे रहे हो तो 100% ही प्रोडक्शन के तौर पे निकल रहा है, खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। बिजनेसमैन के लिए दिस फेज इज वेरी चैलेंजिंग फेज। क्यों? क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे हो कि भाई ज्यादा मिले, पर मिल नहीं रहा है सर। कोशिश कर रहे हो ज्यादा मिले, पर मिल नहीं रहा है। कांस्टेंट फेज है, 100% इनपुट 100% आउटपुट। एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। एक बात याद रखना, इसे होमोजेनियस लीनियर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन माने लीनियर, लीनियर वर्ड माने स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। सर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जब आप 100% इनपुट तो दे रहे हो पर आउटपुट 75% हो रहा है। बुरा वक्त आ गया सर, जब बिजनेस में बुरा दिन चलता है, खराब दिन चलता है, तब ऐसा होता है। कोशिश किए जा रहे हो पर आउटपुट में प्रॉब्लम है, चीजों का दाम ज्यादा हो रहा है, आपका मॉडल पुराना हो चुका है, देयर आर सम प्रॉब्लम इज देयर। आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है पर प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। And this is not a good time for the business. Simultaneous increase in all inputs in the same given proportionate result in less than proportionate increase in the output. If input is increased by 100%, the output increase only by 75%. Normally जब मशीन पुराना हो जाता है तब आपको ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपको मैं बड़ा बड़ा बिजनेस बता रहा हूं, एक छोटा बिजनेस बताऊं, आपके आस पड़ोस में जेरोक्स दुकान है सर? हाँ सर, सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। आपके आसपास में जेरोक्स दुकान तो देखे होंगे आप लोग। हेलो, हाँ हाँ सर। सर, है ना? जेरोक्स वाले को पूछना जाके कि दादा आपका मशीन कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज योर मशीन। और जेरोक्स वाले से ये भी पूछना कि मशीन का माने कॉस्टिंग कितना हो रहा है। एक जेरोक्स मशीन चलाने के लिए आपको मोटा मोटी 1,50,000 के आसपास का एक खर्चा करना पड़ता है, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। इसके अलावा पेपर में पेपर डालना, लिंक क्या बोलते हैं, इंक, ठीक है, एंड पेपर, ये मेन कॉस्टिंग है, आपको रेगुलर बेसिस में करना है। अगर मशीन स्टार्टिंग फेज में ना, जब मशीन न्यू रहता है तब उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई रहता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग में ना जब न्यू होता है ये मशीन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता है। माने कम इनपुट में कम इंक में आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ जेरोक्स का क्वालिटी देता था। बट जब ये मशीन पुराना हो जाता है ना, इसका स्पीड कम हो जाता है, इसके अंदर जो रोलर वगैरह होता है ना उसका कैपेसिटी खराब हो जाता है, तो ओल्ड मशीन में ऐसे होते हैं। तो ये मशीन वाले को भी पूछोगे तो पता लगेगा। अच्छा जेरोक्स मशीन छोड़ो, अगर आपके पास कार है या बाइक है, ठीक है, चलो मैं बहुत सारा एग्जांपल निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए। सपोज आपके पास एक कार या बाइक है, जब आप कार स्टार्टिंग में खरीदते हो ना, तो आपका कार स्टार्टिंग में ना अच्छा खासा माइलेज देता है। पहले स्टार्टिंग में देखना जो कंपनी क्लेम कर रहा है आसपास आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे इंजन पुराना हो जाता है ना, जैसे जैसे इंजन पुराना हो जाता है, आपका गाड़ी का जो ऑयल कैपेसिटी है, माने माइलेज कैपेसिटी है, वो खराब हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि स्टार्टिंग में आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देख पा रहे हो। सपोज आपका कैब है, माने आपका गाड़ी है और आप उसको भाड़े पे चलाते हो। स्टार्टिंग में गाड़ी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था, पर धीरे धीरे आपका रिटर्न खराब हो रहा है। माने अब टाइम है, या तो गाड़ी चेंज करो या फिर इंजन चेंज करो, ठीक है, या फिर ज्यादा मुश्किल हो तो गाड़ी को ही बेच दो, नया गाड़ी लो। इसलिए अकाउंट्स में
अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन होता है, प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन होते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है, बहुत कुछ हिसाब किताब है सर। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या कहना चाहता है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि भाई आप अपना इनपुट डालो, स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड फिर जब मशीन पुराना हो जाए, बिजनेस पुराना हो जाए, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक्सेप्शनल है, जैसे कि मैं आपको बताया ना, कभी कभी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने में 5 साल क्या 10 साल 12 साल भी लग जाता है। मैं रॉयल एनफील्ड का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस तो वैरी करा, लेकिन ये एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि नॉर्मली एक बिजनेस क्या सिचुएशंस के साथ गुजरते हैं। एक गुजरने वाले बिजनेस जरा बता रहा है आपको कि भाई मैं किस फेज में क्या कर सकता हूं। और अगर आप समय के साथ साथ अपने आप को नहीं बदलते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको बिजनेस बंद करके जाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल तो बिल्कुल दे सकता हूं। आप लोग बता सकते हो सर कि बिजनेस अपने आप को टाइमली चेंज नहीं किया इसलिए बंद करना पड़ा? कोई भी बताओ मुझे, एनीवन, प्लीज ट्राई टू आंसर। हाँ बोलो। सर नोकिया। नोकिया बिजनेस बंद तो नहीं किया सर, लेकिन बीच में गायब हो गया था ना। गुड एग्जांपल है सर। तो ब्लैकबेरी वगैरह फोन था, ब्लैकबेरी वगैरह। हाँ हाँ, वेरी गुड सर, ब्लैकबेरी, वेरी गुड सर। ब्लैकबेरी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी था एक टाइम पे, बट आज ब्लैकबेरी का फोन नहीं है। नोकिया का भी सेम एग्जांपल हो सकता है सर, लेकिन नोकिया वापस कोशिश कर रहा है एंड्रॉयड में, बट उतना पॉपुलर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। हो सकता है कल हो जाए, अभी तक तो ठीक ठाक। लेकिन 2005-6 के टाइम पे आप किसी को पूछो ना, हर कोई नोकिया का फोन लेना चाहता था। लेकिन 2023 में पूछो, मैक्सिमम नोकिया में ना करेगा। अच्छा, मैं एक आपको पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ, कोलकाता का ही एक एग्जांपल देता हूँ, एम्बेसडर कार, है ना। ये अपने आप को टाइम के साथ साथ बदला है नहीं सर। जब दुनिया कार के मॉडल पे डेवलपमेंट लाया, ठीक है, इसका भी तो वही प्रॉब्लम हुआ, इनपुट ज्यादा हो रहा था, आउटपुट कम हो रहा था। इसको बनाने में जितना खर्चा हो रहा था, इसका बनाने में जितना खर्चा हो रहा था, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं था, और मार्केट डिमांड भी गायब हो रहा था, क्योंकि मार्केट में न्यू मॉडल एंड क्या बोलेंगे एफिशिएंसी वाला अच्छा कार निकल गया था। तो लोग एम्बेसडर से ज्यादा मारुति सुजुकी में शिफ्ट हो गया, टाटा मोटर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसका ऑयल कंजम्पशन भी ज्यादा है, पेट्रोल डीजल का माइलेज का जो है कंजम्पशन ज्यादा है, और मॉडल भी पुराना हो गया। लेकिन आपको मैं न्यू अवतार दिखाऊं, आने वाला है सर। मुझे ऐसा खबर मिला है कि न्यू एम्बेसडर कार इलेक्ट्रिक में आने वाला है, और कुछ ऐसा देखने में हो सकता है। मुझे खबर मिला है ऐसा, ऐसे एक फ्रेंच कंपनी है जो एम्बेसडर को खरीद लिया है, अभी इसका न्यू अवतार आने वाला है। सर कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, लग लग कैसा रहा है? अगर मानो कि 10 साल पहले 2015-16 में बंद हुआ एम्बेसडर कंपनी, उत्तरपाड़ा में प्लांट है सर, हमारे वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, उत्तरपाड़ा में प्लांट है इसका। 2016 में कंप्लीटली बंद हुआ ये। उसके बाद एक फ्रेंच कंपनी एक्वायर किया, पिगोट बोल के कुछ कंपनी है, अब इसमें मेकओवर दे रहा है और न्यू मॉडल लाने का बात कर रहे हैं। ऐसा एक इमेज मुझे मिला है, काफी दिन पहले ही मिला था, कि मोस्ट प्रोबेबली न्यू एम्बेसडर का मॉडल ईवी में आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा होने का चांसेस है। सर अगर आएगा तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं सर, आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स में आपको एक्चुअली यही बताना चाह रहा है कि जब आप इंक्रीजिंग में हो, आप अपने आप को इंक्रीजिंग में रखने का कोशिश करो। जब आप कांस्टेंट में आ जा रहे हो ना, अब ट्राई टू चेक योरसेल्फ, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में बिजनेस को बेसिकली ये समझना चाहिए कि मैं कांस्टेंट में आ गया, मैंने कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। अगर तभी भी बिजनेस अपने आप को नहीं बदलता है ना, या तो मॉडल या तो कॉस्टिंग, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल चालू हो जाएगा। बोलो सर, रबट्टा हो जाएगा जी, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल।
जिसमें सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, कोई भी फिक्स नहीं रहता फैक्टर इनपुट, और इसको देखने में ऐसा होता है सर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? हेलो, हाँ या ना? यस হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। ओके सर, मैं कोशिश किया सर, बहुत कोशिश किया, आशा करता हूँ समझ में आएगा। अच्छा, जिनका बेसिक प्रोडक्शन थोड़ा मिस है ना स्टार्टिंग 2 क्लास, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर देने से ना वो क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ पॉइंट दिक्कत हो रहा है। ऐसे तो मैंने ज्यादा डिफिकल्ट लाइन उठाए नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है सर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉजेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सर ये क्या होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। सर आपको एक चीज बताऊं, सर आप लोग कभी फ्लाइट में चढ़े हो, एरोप्लेन में? अगर ना भी चढ़े हो, आजकल तो नॉर्मल हो गया सर फ्लाइट में, कोई बात नहीं, नॉर्मली सभी कोई चढ़ लेता है, फ्लाइट का टिकट भी रिजनेबल हुआ है और लोगों का इनकम भी बढ़ा है। तो फ्लाइट में 2 क्लास होता है ना? एक क्लास का नाम है इकोनॉमी क्लास, है ना, और एक होता है बिजनेस क्लास। ऐसे बिजनेस क्लास हर प्लेन में नहीं होता, ज्यादातर प्लेन इकोनॉमी क्लास ही होता है, जैसे जो इंडिगो वगैरह चलता है ज्यादातर वो सब इकोनॉमी ही है, बिजनेस क्लास उसमें आपको दिखेगा नहीं। नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट में ज्यादातर केस में आपको इकोनॉमी और बिजनेस क्लास एक साथ देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमी क्लास का मतलब क्या है? हाँ सर बोलो, इकोनॉमिक्स क्लास का मतलब क्या है? ये जो फ्लाइट में रहते हैं एरोप्लेन में, माने सस्ता, चीप, हाँ सर, माने रीजनेबल कॉस्ट। तो हर एक बिजनेस ना, ईच एंड एवरी बिजनेस ये ट्राई करता है कि सस्ता में अच्छा करे। तो अगर बिजनेस सस्ता में अच्छा कर लिया, सस्ता माने चीप में बेस्ट प्रोडक्शन, चीप में बेस्ट प्रोडक्शन, सर हो सकता है क्या? सर यही तो चैलेंज है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी रखना है और बेस्ट बनाना है। जब चीप में बेस्ट नहीं होगा तो डिस इकोनॉमी हो जाएगा, और जब चीप में बेस्ट होगा उसे इकोनॉमी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है सर? ব্যাপারটা বোঝা গেল? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल माने एक बिजनेस अपना ऑपरेशन चलाता है कि भाई मुझे सस्ता दाम पे लो कॉस्ट में हाई कैपेसिटी प्रोडक्शन डेवलप करना है, लो कॉस्ट हाई वैल्यू। जो बिजनेस ही अचीव कर पाता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है, और यही बिजनेस का टारगेट होता है सर। और जब आप ये अचीव नहीं कर पाते हो, लो कॉस्ट की जगह कॉस्ट हाई हो जाता है, हाई कॉस्ट हाई वैल्यू या हाई कॉस्ट लो वैल्यू, तब प्रॉब्लम। हाई कॉस्ट हाई वैल्यू फिर भी चल सकता है अगर मार्केट है तो, पर हाई कॉस्ट और वैल्यू लो दिक्कत हो जाएगा। कॉस्ट हाई है लो वैल्यू है मुश्किल हो जाएगा। लो कॉस्ट हाई वैल्यू इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, और हाई कॉस्ट हाई वैल्यू अगर आपका कस्टमर है कोई प्रॉब्लम नहीं सर। लेकिन अगर हाई वैल्यू, खर्चा ज्यादा और वैल्यू लो, तो मुश्किल हो जाएगा ना। प्रॉब्लम यही है सर कि इसको समझेंगे कैसे, है ना? प्रोडक्शन में ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको समझने के लिए धीरे धीरे मुझे थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा। एडवांस माने मैं आपको समझाता हूँ, वेट एंड वॉच सर। अगला 15 मिनट कंसंट्रेशन और थोड़ा हाई करें। अच्छा, मैं फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ স্যার, সবাই বুঝতে পারছে তো? এখনো পর্যন্ত যা বোঝাচ্ছি বোঝা যাচ্ছে তো? यस सर। बोलो सर। हाँ सर। हाँ सर ओके सर, देखो सर, यहाँ पर कुछ ग्राफ आपके सामने आ गया। अब ग्राफ देख के ना लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन या डर पैदा होता है। कुछ नहीं है, ये सब গ্রাফে কিচ্ছু নেই, শুধু বোঝার আছে। বুঝে গেলে গ্রাফ ইজ লাইক এ ডেটা অ্যানালিসিস, দিস ইজ নাথিং মোর দ্যান দ্যাট, দিস ইজ জাস্ট এ ডেটা অ্যানালিসিস। सो प्लीज वेट एंड वॉच प्रॉपरली। सर जैसे जैसे एक बिजनेस अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, एज फर्म एक्सपेंड प्रोडक्शन,
it gets many advantages, technically known as economies of scale. जब एक बिजनेस धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करता है. Some such economies may be in better division of labor, technical and managerial economics, so it can produce extra output with smaller inputs than before, पहले से ज्यादा than before, thus enjoying increasing return to scale. ये हर बिजनेस का चाहत होता है. Then comes a stage when all economies have been fully exploited. Now expansion of output result from the same proportionate increase in both the inputs, giving rise to constant return to scale. And finally, with further expansion, diseconomies of scale may arise, which may be due to difficulties of management, lack of coordinations, and indivisibility of managerial skill. The firm may thus have to use inputs in a greater proportions to have a given increase in output. This gives rise to decreasing return to scale. सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं, मैं आपको इतना देर से जो समझाने का कोशिश कर रहा था, ये जो 3 पॉइंट था, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, इसी चीज के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक बिजनेस कब ये प्रॉब्लम फेस करता है और कब ये एडवांटेज फेस करता है. किस कंपनी के बारे में बात किया जाए? मेरे सामने एग्जाम्पल बहुत सारा आ रहा है, पर मैं आपको क्या एग्जाम्पल देने से आपको ज्यादा समझ में आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ थोड़ा. किसके बारे में बोलने से अच्छा रहेगा? सर आपको मैं बिग बाजार के बारे में बात करूं? बिग बाजार के बारे में जानते हो आप लोग? रिसेंट एग्जांपल है. सर बिग बाजार अभी और नहीं है ना? हेलो, अभी बिग बाजार जहां भी देखोगे वो सब स्मार्ट बाजार हो गया. ये सर नो, पर एक टाइम पे ये बिग बाजार, एक टाइम पे ये बिग बाजार हर जगह में दिखता था सर. एक टाइम पे क्या, 2 साल पहले तक था, जस्ट बिफोर द 2 years बिफोर, आपको शॉपिंग मॉल के नाम पे बिग बाजार हर जगह दिखता था. प्रॉब्लम क्या रहा सर? सर यही प्रॉब्लम रहा जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो इकोनॉमिकल इश्यूज रहा. ये बेसिकली पहले ना इंक्रीजिंग रिटर्न देख रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न देख रहा था. कौन? बिग बाजार. पॉइंट टू बी नोटेड सर. बट आज बिग बाजार सेल हो चुका है, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी. मैं आपको रियल चीज बता रहा हूँ. इसका नाम है, बड़ा फेमस पर्सन है सर, किशोर बियानी. किशोर बियानी सर बोलना चाहिए, किशोर बियानी सर. ठीक है, इज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन, वेरी फेमस एंटरप्रेन्योर. बहुत मुश्किल से बनाया था और बहुत मेहनत करके इंडियंस को शॉपिंग मॉल दिखाया था. आम आदमी को शॉपिंग मॉल का चेहरा अगर किसी ने दिखाया, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, आम आदमी को बता रहा हूँ सर. रिच लोग तो शॉपिंग मॉल देखते ही हैं, कुछ नहीं तो फॉरेन चले जाते हैं, पर कॉमन मैन ऑफ इंडिया, उनको भी शॉपिंग मॉल का चस्का था. वो शॉपिंग मॉल का चस्का फुलफिल किसने किया? इन्होंने किया. ठीक है, लेकिन सर व्हाट इज द केस, प्रॉब्लम क्या रहा? सर रिसेंटली इसका जो लास्ट खबर है, करीब 30,000 करोड़ में 25,000 करोड़ मोस्ट प्रॉब्ली रिलायंस को सेल करना पड़ा. इनका मार्केट में लाइबिलिटी हो गया था, इनका लाइबिलिटी रिलायंस ने पे किया, ऐसा बात है. लेकिन अभी भी कुछ डिस्प्यूट है, जो अभी भी केस चल रहा है. लेकिन मैं डिस्प्यूट के मैटर पे या लीगल मैटर पे बात नहीं करना चाहता. मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सर जो बिग बाजार इतना अच्छे से बढ़ रहा था, जो बिग बाजार इतना अच्छे से एक्सपैंड हो रहा था, वो बिग बाजार बंद कैसे हो गया? वो बिग बाजार बंद कैसे हो गया? इवन आप लोगों को गूगल में बिग बाजार इश्यूज भी पता लग जाएगा, इसका बहुत सारा खबर में मिलेगा. ठीक है, बिग बाजार में रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम रहा है. लेकिन मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है. ये देखो, फाइनेंशियल इश्यूज, बिग बाजार हैज फेस्ड फाइनेंशियल इश्यूज इंक्लूडिंग लैक ऑफ फंड्स. समझ में आ रहा है सर? लैक ऑफ फंड्स ये एआई ने जनरेट करके दिया. चलो अच्छा है, पढ़ाई में भी एआई का यूज हो जा रहा है, चैट जीपीटी यूज करके दी. फाइनेंशियल इश्यूज, बिग बाजार हैज फेस्ड फाइनेंशियल इश्यूज इंक्लूडिंग लैक ऑफ फंड्स, राइजिंग डेट एंड द पैंडेमिक. माने कोविड के कारण स्टोर क्लोज हुआ, मोस्ट बिग बाजार स्टोर्स हैव क्लोज्ड, और सिर्फ 30 ऑपरेशनल चल रहा है. बिग बाजार कस्टमर कांट रिडीम वाउचर्स, क्योंकि वाउचर अमेजन का है और अमेजन के साथ प्रॉब्लम है.
बिग बाजार का वेबसाइट भी डाउन है। कुछ और भी इश्यूज हुआ इंडिया में, धीरे धीरे ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ गया। लोग पहले से शॉपिंग मॉल में जाना बंद कर दिया, क्योंकि अगर घर बैठे बैठे कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो शॉपिंग मॉल जाने का क्या है। घूमने के लिए तो पार्क भी है ना सर, घूमने के लिए तो पार्क भी है, तो शॉपिंग मॉल ही क्यों जाए। और घर बैठे बैठे गांव गांव में मिल जा रहा है सर। कंपनी मिस लीज पेमेंट्स एंड रिलायंस ऑफ एंड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ पेमेंट बाकी था, वो मिस कर गया, बैंकरप्सी हो गया। बैंकरप्सी माने कंपनी का मार्केट में जो लोन था 25,000 करोड़ का, वो रीपे नहीं कर पाया। कंपनी इज स्केलिंग डाउन इट्स ऑपरेशन। स्केलिंग डाउन इट्स ऑपरेशन, स्केलिंग माने कंपनी का जो बिजनेस बढ़ रहा था, मेजरमेंट बढ़ रहा था, स्केलिंग बढ़ रहा था, वो कम हो गया। कंपनी इज प्रोपोजिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑनलाइन एंड होम डिलीवरी बिजनेस, बोला है, अब देखो कब होता है। अभी तो बंद है, अभी आई डोंट थिंक कि कर पाएगा। प्रोपोज किया था, पहले करना चाहिए था। जब फ्लिपकार्ट आया था ना, तब किशोर बियानी बोला था कि फ्लिपकार्ट अमेजन नहीं चलेगा। मैं मेरे भाई के साथ शर्त लगा था, मेरे भाई ने भी बोला था नहीं चलेगा ऑनलाइन बिजनेस। 2012-13 का बात है सर, 12-13 के आसपास में जब ऑनलाइन ग्रो कर रहा था, मैं अपने भाई के साथ शर्त लगा था कि ऑनलाइन बढ़ेगा। किशोर बियानी का एक इंटरव्यू आया था इकोनॉमिक टाइम्स पे, उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं चल पाएगा, पर मैंने बोला था कि सर गलत सोच रहे हैं, किशोर बियानी सर गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी फैमिली में बात कर रहा था, और वही हुआ। क्यों गलत सोचा? क्योंकि मुझे लगा था सर कि ऑनलाइन चलेगा, और किशोर बियानी सर के पास इतना सारा स्टोर है, उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स रखना चाहिए था, तो शायद आज बिजनेस बच जाता। लेकिन टाइमली डिसीजन, मैनेजरियल फॉल है सर, ये मैनेजरियल फॉल आउट है। देखो सर, बड़े बड़े लोगों से भी मिस्टेक्स होता है, बड़े बड़े लोगों से भी मिस्टेक्स होता है, हम कौन से होनू हैं, इसलिए अपने आप को ज्यादा होनू ना समझे। ठीक है, होनू माने जरूरत से ज्यादा स्मार्ट ना समझे सर। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी इन्होंने ऐसा गलती कैसे कर दी? तो प्रॉब्लम समझ रहे हो सर? जब एक बिजनेस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉलो माने फेस करता है, इसका मतलब है सर मैनेजमेंट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ, मैनेजरियल स्किल में दिक्कत हुआ, इसीलिए डिसइकोनॉमीज हुआ है। इसलिए वो स्टोर पे स्टोर बढ़ाते जा रहा है सर, लेकिन उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा था। इवन अगर मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो, आप लोगों को शायद उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो सर, कच्चे उम्र के कच्चे हो सर आप लोग अभी। थोड़ा थोड़ा दिमाग बढ़ाओगे ना, आपको पता लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, रियल सिचुएशंस। सर मैं इस एरिया में रहता हूँ, आप लोगों को पता है मैं केष्टपुर में रहता हूँ। ये बेसिकली वीआईपी रोड के पास है। ये देखो केएसजी स्क्वायर क्लासेस दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये जो वीआईपी रोड है ना सर, दिस इज द वीआईपी रोड, ये येलो वाला लाइन। सिर्फ इसी एरिया के अंदर कितना बिग बाजार बना था मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सर रघुनाथपुर बागीघाटी के बाद वहां पर एक बिग बाजार है, एक बिग बाजार लेक टाउन में है, श्रीभूमि के वहां पर, ठीक है। एक आपका एयरपोर्ट के पास है, और एक आपका यहाँ पर है, ये क्या बोलते हैं नागेर बाजार, आसपास में ही, माने इसी आसपास में है सर, यहाँ पर होगा। और भी मैं सुना था कि और भी छोटा मोटा स्टोर कहीं ना कहीं है। अच्छा, और एक लेक टाउन न्यू टाउन में भी एक है, न्यू टाउन में एक बना था। न्यू टाउन भी ज्यादा दूर नहीं है सर, पीछे ही है, यहाँ पर है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ सर, इतना स्मॉल एरिया के अंदर अब इतना स्टोर क्यों ओपन किए, और वो भी इतना बड़ा बड़ा। रेंट भी तो हाई होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम कर रहा है सर। एक इतना सा एरिया के अंदर 5-5 बिग बाजार, 6-6 बिग बाजार, 7-7 बिग बाजार, बड़ा एरिया, बड़ा रेंट, छोटा होता नहीं है। बिग बाजार का जो स्टोर स्पेस होता था सब बड़े बड़े होता था, कॉस्टिंग बढ़ रहा है, मार्केट में ऑनलाइन आ गया है, उतना स्टोर विजिट नहीं हो रहा है, कस्टमर उतना हॉल में विजिट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम समझ रहे हो सर? आपको एटलीस्ट इतना बड़ा एरिया में एक स्टोर रखने से अच्छा होता, मैनेजेबल हो जाता। नंबर ऑफ स्टोर बढ़ गया,
ম্যানেজমেন্ট ইস্যুস हो रहा है सर, বোঝা যাচ্ছে? मैं आपको रियल इश्यूज बताया, एकदम रिसेंट बड़ा कंपनी का केस कि कैसे बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब बिजनेस अच्छा चल रहा था 2004-5 के टाइम पे, जब बिग बाजार स्टार्टिंग में आया था, कोलकाता और बेंगलोर में पहले लॉन्च किया था। तो एज फार्म एक्सपेंड्स प्रोडक्शन, जैसे जैसे बिजनेस उसका बढ़ रहा था, इट गेट्स मेनी एडवांटेज, टेक्निकली नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टोर पे स्टोर बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर भी अच्छा हो रहा था, मैनेजरियल इकोनॉमी भी अच्छा चल रहा था, एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा था इनपुट के तुलना में, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन भी नहीं था, और इसलिए बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फॉलो कर रहा था। ये देखो सर, अगर मैं इसको ग्राफ में बताऊं तो ये देखो ग्राफ आपको बता रहा है। ये ग्राफ देख रहे हो सर आप लोग? देखो बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज योर कैपिटल इनपुट के रूप में, और इधर आपका लेबर भी है, ये भी इनपुट है। तो लेबर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, और ये जो गैप है ना, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है सर। इनपुट इतना है, रिटर्न देखो कितना हाई है। ए और बी का गैप देखो सर, ये जो ए और बी के बीच में गैप है ना, दिस इज आउटपुट। 100 यूनिट, 100 का इनपुट दे रहे हो आप, कैपिटल और लेबर लेके, 100 अमाउंट मानो, 100 रुपीज या 100 लाख समथिंग, पैसा मानो, जो भी मानो, लेबर कैपिटल लेके आप 100 इनपुट दे रहे हो, लेकिन आपका आउटपुट का गैप देखो सर, माने बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। माने बिग बाजार का अर्ली स्टेज 2004-5 में ये बिग बाजार का सिचुएशन, 2007-8, 8-9, 9-10 अप टू 2010-12 तक बिग बाजार ने कांस्टेंट रिटर्न फेल किया, एक्सपेंड भी किया और एक कांस्टेंट रिटर्न उसको मिला। लेकिन 2010 के बाद से, ऑनलाइन आने के बाद, धीरे धीरे इनपुट तो दे रहे हैं, स्टोर और बढ़ रहा है, इनपुट देखो 700 से 800 हो गया, 700-800 बढ़ रहा है, 600 से 700, 700 से 800, इनपुट और बढ़ रहा है, कैपिटल लेबर सब बढ़ा जा रहा है। लेकिन इतना देखो सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइज दिखा रहा हूँ, देखो मैंने स्टार्टिंग में मैंने इतना कैपिटल दिया, इतना लेबर दिया, मेरे को इतना प्रोडक्शन मिल रहा है, थोड़ा सा इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। पर धीरे धीरे देखो मेरा कैपिटल और लेबर इतना हुआ, फिर मेरा कैपिटल लेबर इतना हुआ, ये जो गैप है ना, वो गैप आपको रिटर्न बता रहा है, वो गैप आपका आउटपुट बता रहा है, जितना गैप है वो आउटपुट बता रहा है सर। लेकिन लास्ट में देखो मेरा लेबर कैपिटल इस लेवल तक चला गया, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न नहीं है सर, उस हिसाब से रिटर्न नहीं है जो बिग बाजार फेस किया रिसेंटली। एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसो क्वांट कर्व, इस ग्राफ को आइसो क्वांट बोलते हैं। तो मैं आपको फिर से समझाता हूं सर, ये जो स्टार्टिंग फेज है, जब आपका इनपुट लो है, आउटपुट ज्यादा है, ठीक है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर आता है सेकेंड फेज, जहां पर इनपुट और आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न। एंड फाइनली आता है लास्ट स्टेज, जब बिजनेस में खर्चा बढ़ रहा है पर आउटपुट नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न। सर हर बिजनेस को ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है, लेकिन टाइमली अगर सुधर जाओगे तो शायद बिजनेस बंद करके जाना नहीं पड़ेगा। टाइमली सुधर जाओगे ना, जैसे बिग बाजार तो बंद होके चला गया, लेकिन बहुत सारे बिजनेस हैं जो अपने आप को सुधारा, जैसे कि टाटा, बिरला, ठीक है, टाइमली सुधर जाओगे तो बंद करके जाने का जरूरत नहीं हो। तो इसको बोलते हैं आइसो क्वांट। क्या बोलते हैं सर इसको? आइसो क्वांट। अब अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट दिन आपको और क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। ये आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट का रिलेशन समझाऊंगा कि कैसे मिनिमम खर्चा पे मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, और फिर मैं आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट को और क्लैरिटी के साथ ग्राफिकली समझाऊंगा आपको, ठीक है? समझ में आ रहा है सर? প্লিজ টেল মি, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? কি বিজনেসের আমি একদম রিয়েল লাইফ কেস স্টাডিজও দেওয়ার চেষ্টা করছি, আর ওটাকে গ্রাফিক্যালি বোঝাবারও চেষ্টা করছি। আশা করছি সবাই বুঝতে পারছে। হ্যাঁ স্যার, একটু প্র্যাকটিস আর একটু বেসিক কমপ্লিট হয়ে গেলে, যার বেসিক্স হয়নি বুঝতে সবাই পারবে। अनअचीवेबल ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, सब रियल लाइफ चीजें हैं। কি সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না বলো স্যার? हाँ सर। सर ओके, तो सर
अब बेसिकली Yes. यहाँ पर ना डिस इकोनॉमीज का कारण माने एक बिजनेस को कब प्रॉब्लम होता है, डिस इकोनॉमी माने मैंने आपको जो बिग बाजार के बारे में बोला ना कि कब उसका प्रॉब्लम हुआ, तो वही कारण दिया है सर कि कब एक बिजनेस डिस इकोनॉमी फेल करता है। ठीक है, माने खराब हालत होता है बिजनेस का जैसे कि बिग बाजार में हुआ है, और कब एक बिजनेस इकोनॉमी फेल करता है। इकोनॉमी फील माने ভালো হবে, বিজনেসে গ্রোথ হবে, ডিস ইকোনমি মানে বিজনেসে ডাউনফল হবে। তো এই প্রবলেমগুলো এখানে থিওরিটিক্যালি দেওয়া আছে, একটু গো থ্রু করে নিলেই হবে। फिर भी मैं नेक्स्ट दिन के क्या है ना, प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट बात है सर, आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट का रिलेशन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। ऑफलाइन में टेस्ट होगा सर प्रोडक्शन का, डिमांड का, सप्लाई का, सभी चीज का, जो जो टॉपिक मेरा हो जा रहा है तो रेडी कर लेना सर। ऑफलाइन डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर एज वेल एज टेस्ट। ठीक है, कभी भी हो सकता है, सो रेडी कर लो। जिन लोगों का हो चुका है रेडी, जिनका नहीं हुआ है मेरे से बैकअप ले लो और रेडी कर लो। ওকে স্যার, তাহলে আজকে এতটাই রাখি। আচ্ছা কুনালকে জিজ্ঞেস করি, কুনাল বুঝতে পারা গেল না একটু একটু অসুবিধা হলো? না স্যার বুঝতে পারা গেছে, এই গ্রাফটা একটু অসুবিধা হচ্ছিল। আচ্ছা গ্রাফ আমি এখনো বোঝাইনি, আমি নেক্সট দিন বোঝাবো। আইসো কস্ট আইসো কোয়ান্ট নেক্সট দিন বোঝাবো, ঠিক আছে? গ্রাফটা আমি এখনো কিছু বোঝাইনি, নেক্সট ক্লাসে বোঝাবো। বাকি এমনি কনসেপ্ট বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ আমি ব্যাকআপটা দিয়ে দিচ্ছি, প্রোডাকশনের ক্লাসগুলো একটু দেখে নে এই সপ্তাহের মধ্যেই, ঠিক আছে? তারপর আমি কালকে ক্লাসে আই, কালকে অফলাइन ক্লাস আছে, আমি বাকি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে। ओके सर, सभी को फिर गुड नाइट सर आज। अच्छा कल आना है सबको, कल ऑफलाइन क्लास है 3:30 बजे। हाँ ঠিক আছে ओके सर, স্যার। ओके सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर, Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, Bye, बाय sir. सर, बाय सर, बाय।